Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan. With Humayun Abdullah, are you here? I am here. You're very much I'm here. feeling better, alhamdुलिल्लाह. Very nice. Good to hear. खांसी की कैफियत थी, उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है. पंजाब में बाय द वे मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी तक की इत्तलात हैं. कल हम आपको इस्लामाबाद में बारिश का भी बता रहे थे. कराची में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है. कहीं मैंने उड़ती सुनी थी कि जुमेरात को बारिश होगी, लेकिन जुमेरात तो कल गुजर भी गई और कहीं बारिश की कोई इतला हमें नहीं मिली. ऑल्दो मौसम कभी कभार ऐसा बनता है थोड़ी देर के लिए कि आपको शक होना स्टार्ट हो जाता है और उम्मीद भी हो जाती है कि शायद थोड़ी सी बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बारिश से डर भी तो लगता है ना. इधर जस्ट बाय द वे, इन केस अगर आप भूल गए हो, वैसे भूले नहीं होंगे कि हमारी जिंदगियों में एक मसला आया था 2020 में, कोविड नामी भी. ठीक है, उसके बाद से हमारी जिंदगियों के साथ चिपक कर ही रह गया. मैं कितनी दफा कोविड का शिकार हुआ हूँ? 2 मरतबा. आप भी 2 मरतबा. ठीक है. और मुल्क में मजीद अब 133 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है. इसका मतलब है कि कोरोना के केसेस फैल रहे हैं और मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.7% पे रिकॉर्ड की गई है. 2.7 इज एक्चुअली स्टिल टू मच, खासतौर पे जब चीज़ एक भूल गए हो कि जी खत्म होगी और बिल्कुल ही 0.0 समथिंग पे बात आ गई है, तो 2.7 थोड़ा सा अलार्मिंग लगता है. इन एनी केस ये वो बात है जिस पे हम जरा तफसील से बात करेंगे अगले घंटे में. सो इस वक्त और अभी भी 15 अफराद की हालत तशवीशनाक है इन लोगों में. तो कोविड इज़ वेरी मच देयर. इन केस यू आर गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेस, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह आप जा रहे हैं, अपना नज़ला खांसी जुकाम भी चेक कराने जा रहे हैं, तो मास्क पहने. मास्क तो, अच्छा, मास्क इज अ गुड थिंग. ये तो खैर मैंने आपको पता ही है हमारे मौशी हालात, दुनिया भर के मौशी हालात, लोग सोचते हैं कि अपना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें. तो एक आइडिया एक आइडिया हमारे जहन में आया है. नहीं अब्दुल्ला, हमारे जहन में नहीं आया, लोगों को पता है ये आइडिया. ये सिर्फ इनामी रकम सुनने के बाद मेरे जहन में आया कि मैंने परसू करना है. ओह अच्छा, इसलिए. तो ये मतलब ये आइडिया तो बड़ा पुराना है और हो भी रहा है दुनिया में नहीं, सऊदी अरब में बेसिकली. लेकिन अब चूंकि अब हम मजीद इसके बारे में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया मामला, बात बहुत आगे जा चुकी है. हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के क्या इसको कहते हैं, अल-उला सहरा में ऊंटों की जी रेस है. और यहाँ पर इनामी रकम जो है ना, लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही है. ये खित्ते की सबसे बड़ी इनामी रकम है, जो तकरीबन अगर कन्वर्ट की जाए हमारी करेंसी में तो 6 अरब पाकिस्तानी रुपए बनेगी, जो जीत जाएगा. इस पे पॉज इसलिए दीजिएगा क्योंकि जरा ये सिंक इन कर रहे थे. 6 अरब रुपए जो जीतेगा ये आप ले लें. आइन वाले अरब करा रहे हैं, अलिफ वाले अरब मिलेंगे. ठीक है. और 2 करोड़ 10 लाख डॉलर्स, US डॉलर्स बाय द वे. और अरेंजमेंट चेक करें आप, मतलब यहाँ तो बंदा वैसे ही पहुंच जाए ना. मतलब ये सारे कौन अरब करा रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, और अब्दुल्ला भाई इधर समझ रहे हैं कि जीत ये जाएंगे. खराब हो रहे हैं लेकिन आपने जीतना है. मतलब लेकिन मैं ऊंट तो देख रहा हूँ, लेकिन आई एम आल्सो लुकिंग एट द कार्स एंड द ट्रैक एंड द सेटिंग. आई एम एक्चुअली लुकिंग एट द एंटायर अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट उस लेवल की है कि इसको कोई जीतेगा तो उसको इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, बिकॉज दिस इज सम लिटरली हाई स्टेक्स गेम. ये तो ग्रां प्री टाइप सिचुएशन है. यही कह रहा था, ये फार्मूला 1 टाइप अब इसका स्टेटस हो जाना चाहिए, बिकॉज एक तो दे हैव टेकन इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. इसमें रोबोट्स वगैरह बाय द वे आप बिठाए जाते हैं ऊँटों पर और फिर ऊँट ही अपने ट्रैक पर भागते हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ में आपको कवरेज के लिए गाड़ियाँ और ट्रैक्स और पूरे वो मजलिस है. उसके बाद फिर जरा एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन का एहतमाम है. पूरे मजलिस टाइप उन्होंने जगह बनाई हुई हैं. अच्छी बात यह है, खैर इस बात को बहुत अरसा हो गया. आपको पता है ना, ऊँटों के ऊपर वो जो एक डिस्क सी, एक वो मशीन सी रखी हुई है विच एक्चुअली प्रोपेल्स देम टू रन, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है. ये बहुत अरसा, बहुत साल पहले ऐसा होता नहीं था और बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती थी. अब थिंग्स हैव चेंज्ड व्हिच इज गुड टू सी. अच्छा, ये तो हमने इसलिए बात करनी थी क्योंकि ये जुम्मे के दिन ये अब्दुल्ला की एक तमन्ना और दुआ थी कि हमें ऊँट दौड़ाने आ जाए, हम भी इस रेस का हिस्सा बने और हम जीते. हमने अभी आपको बात करनी थी, ये हम सुबह एक्चुअली बात कर रहे थे, इनफैक्ट कल ही बात कर रहे थे आपस में कि भाई ये जो बयानबाजी की जाती है ना, एक शख्स मुल्क का फलां खराब कर रहा है, ढमका खराब कर रहा है, और हम उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे. क्योंकि उन्होंने तो पूरा एक ना इस तरह एप्लीकेशन करके आपको दी हुई है कि जी इजाजतनामा डियर प्राइम मिनिस्टर, तो कैन आई प्लीज गो टू द वॉशरूम. मतलब दहशतगर्दों की भी जब बात हो रही होती है, किसी चीज की भी बात हो रही होती है, लॉलेसनेस की बात हो रही होती है, कल वज़ीर आज़म ने इमरान खान का नाम लिए बगैर ये तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो फलां कर रहे हैं, धमका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है और हम उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे. ओ भाई सर, कोई इजाजत नहीं मांग रहा. अच्छा,
वज़ीर आज़म साहब, मतलब आप वैसे ही मुल्क के हालात देखें, IMF से हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा अब तक हो नहीं पाया, और अब आप इस लेवल पे आके कहेंगे कि हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे, तो आप पॉलिटिकल एक तो अरीना में नजर नहीं आ रहे हैं, यू आर नो वे टू बी सीन, पीपल आर लुकिंग फॉर यू एंड योर एल्डर ब्रदर एज वेल, बट यू आर नॉट देयर। बात ये है कि ये टर्मिनोलॉजी, अ लॉट ऑफ आवर टर्म्स नीड टू बी चेंज्ड नाउ। ये इजाज़त वाली चीज़ ना फनी लगती है। एनीवे जी, इससे पहले कि हम जमान पार्क में 3 दिन से जारी इमरान खान बमुकाबला रियासत पर बात करें, उससे पहले ये सब कुछ करने से डिटेल में बात करेंगे। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और आपको दिखाते हैं खान साहब कानून हाथ में लेने वालों को क्या कहा करते थे। ये जरा देखिए। रियासत से ना टकराना, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। एक्चुअली ये होना भी चाहिए और यही कहना चाहिए था, लेकिन अब आपको पता है कि इमरान खान हैज अ बयान ऑन एवरी टर्न दैट टेक्स प्लेस इन हिज लाइफ, ठीक है ना। वही इमरान खान आज अदालती फैसले और पूरी रियासत को खातिर मिलाने को तैयार नहीं है। कल सेशन अदालत का फैसला भी दरअसल यही कह रहा है कि अदालत ने तोशा खाना केस में इमरान खान की अंडरटेकिंग मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने रियासत के तकद्दुस और रिट को चैलेंज किया, वारंट मनसूख नहीं कर सकते। फैसले में लिखा कि पुलिस को फर्ज से रोकने के लिए जालिमाना ताकत का इस्तेमाल हुआ, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने जो हालात पैदा किए वो किसी सूरत कबूल नहीं। अंदाजा करें अदालत को ये अल्फाज ऐसे शख्स के बारे में कहने पड़ रहे हैं जो सियासी पार्टी का सरबराह है और साबिक वजीर आजम भी रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ के हामी रियासती अदारों से मुजाहिमत को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और इमरान खान के कानून के सामने सरेंडर ना करने को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। हालांकि ये अमल रियासती इदारों को कोलैप्स की तरफ ले जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है, लेकिन साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी की। अगर एक लीडर इस बात पे तुला हुआ है कि मेरे मुंह में ख्वाब कि मैंने पाकिस्तान को तबाह कर देना है, तो जनाब चेयरमैन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत आलिया की, लोअर कोर्ट्स की कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इदारे हैं उनकी इतनी बेतौकीरी की जा रही है कि इसका हद व हिसाब नहीं। गिराओ जलाओ की तहरीक को आग लगाने के लिए पूरी उसको हवा दी जा रही है। बड़े ताने सुनने को मिलते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। यकीनन एक मसलियत के तहत एहतियात का पहलू उसको नहीं छोड़ा जा रहा। ये मुमकिन नहीं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मफाद दाव पर लग जाए और नीरो बांसुरी बजाता रहे। IMF के साथ जो नेगोशिएशन है, अभी तक जो ताख़ीर हुई उसमें हम अपनों का भी इसमें कसूर है। IMF ने हमें इस बारे में कतन इशारा तक नहीं दिया कि आपके यहाँ अंदर एक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसको ठीक करें। लेकिन वो अंधे तो नहीं हैं। आए मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें, आए साजिश ना करें, काविश करें। चले IMF का भी आपने तस्करा कर दिया, नाकों से लकीरें निकलवा दी हैं। पाकिस्तान की भी, आवाम की भी चीखें निकल गई हैं। अब आई वंडर कि और कौन सी चीज़ होगी जिस पे वो राज़ी होंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं वो अंधे नहीं हैं। अगर अंधे नहीं हैं तो अब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन वो इजाज़त नहीं देंगे। इजाज़त, बस सारी बात इजाज़त की है। अच्छा, आगे आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से लोग मंगवाए गए जिसमें अस्करी तंजीमों के लोग भी शामिल हैं। उनका दिस इज़ अलार्मिंग, क्या कहना है ये देखें। जितने लोग थे, ये वायलेंस में जितने लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं। और जब फैसला हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करनी है तो वो चंद घंटों में हो जाएगी। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया। और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा KP से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है,
मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के मामला सामने आए, वहां लाहौर हाई कोर्ट ने आज 10 बजे तक दोबारा से कार्रवाई से रोक दिया। ज़मान पार्क में एक्शन नहीं होगा। 10 बजे तक आज अदालत ने तहरीक इंसाफ को इतवार को, एक मिनट ज़रा मेरे मामला सेट हो रहे आप, हाँ बताते हैं ज़रा, इतवार को जलसे और रैली से भी मना कर दिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक अहकामात पर अमल होगा। लेट्स सी के 10 बजे के बाद क्या होता है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सो ये तो है जो कुछ हो रहा है। जब ये मजीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पर हमले शुरू हुए, रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पर हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पर पेट्रोल बम मारे गए। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो एड इन गाड़ियाँ थी और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थी उनको भी आग लगा दी गई। जहां तक ताल्लुक है हाई कोर्ट के हुक्म का, उसकी 100% तामील होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में वो आएंगे, उनके साथ बैठा जाएगा। जो FIR है उसके सिलसिले में गिरफ्तारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठा था और हाई कोर्ट से पूछा गया कि इनको पुलिस को रोका जाए। हाई कोर्ट ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। खैर इस सारे मामले में एक बात तो साबित हो गई है कि जत्थाबंदी करके अब ये तय हो गया है या SOP सेट हो गया है, ये प्रेसिडेंस बन गई है कि कोई भी ताकतवर शख्स जिसका असर और रसूख हो वो रियासत की रिट को चैलेंज कर सकता है। फिर अगर और रियासत ने उस रिट को चैलेंज होने दिया भी है। वारंट लेके हाथ में जाते हैं और अरेस्ट करने के काबिल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है एक, जिसका जवाब अभी हम लेंगे, मांगेंगे। वफाकी वजीर बराए अमूर दाखिला राना सनाउल्लाह 2014 में जब यही बलवाई होते थे तब भी हम ये बातें करते थे। राना साहब जी, राना साहब, मुस्लिम लीग नून की बड़ी पुरानी ये ख्वाहिश थी, आपसे कितनी बार हम ये बात सुन भी चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन एक के बाद एक कोशिश करके आपने देख लिया और हुकूमत अवाम के समुंदर के सामने कुछ ना कर पाई और खान साहब अंदर ना हो सके। अब अदालती हुक्मनामा हाथ में लेकर भी ये काम ना हो सके तो ये रियासत की नाकामी नहीं तो और इसको क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई इंसान जो है वो जानवर बनकर सरकशी और खरमस्ती पे उतर आए तो फिर उसका इलाज ये होता है कि उसे भगाया जाए, उसे थकाया जाए ताकि उसकी खरमस्ती और सरकशी में जो है वो कमी आए और फिर उसके बाद जो है वो उसे जो है वो प्रोसेस में जो है वो डाला जाए। तो इसलिए हमने जो ये स्ट्रेटजी पिछले 4-5 दिन से हमने अपनाई है उसमें गिरफ्तारी से ज़्यादा एक ऐसा माहौल सामने लाना था कि ये बात बावर हो कि भाई अदालत ने आपको बुलाया है, अदालत में आपके पास केसेस हैं, आप अदालत में पेश हो और जो कोर्स ऑफ लॉ है, जो आप कहते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो आप इंसाफ के कटहरे में पेश हों, आपके साथ इंसाफ होगा और उसको जो है वो आप फेस करें। तो वो माहौल जो है वो पैदा हुआ है। वरना हमें भी ये मालूम था कि जब हम गैर मुसल्ला सिर्फ़ एक जो है वो डंडे के साथ लोगों को भेजेंगे वहाँ पे तो वो गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल ज़रूर पैदा हुआ कि वो प्रेशर जो है वो खान साहब के ऊपर आया है, उनकी सरकशी और खरमस्ती में जो है वो कमी आई है। अब वो पुकार के कह रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, अब वो लिख के दे रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, वो अब हाई कोर्ट में जाके यकीन दहानी करा रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा। और अगर वो नहीं पेश होते तो फिर हो सकता है कि फिर हमें अपनी नई या पुरानी ख्वाहिश जो है वो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा जो है वो स्ट्रेटजी को जो है वो बदलना पड़े। बड़ा महंगा पड़ा है आपको ये सारा कुछ, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी थी और आपने उनको एक्सपोज करना था तो अदालत के रिमार्क्स भी सामने हैं कि करोड़ों रुपए तो इस ऑपरेशन पे लग गए। जख्मी हुए हैं जिसमें से किसी की जान भी जा सकती थी। खैर राना साहब, एक मामला जो आपसे डायरेक्टली कंसर्न है, अब कल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप निगरान वजीर इत्तलात पंजाब ये कह रहे हैं कि कल अदम जमातों के शिद्दत पसंद लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा है
तो सर यू शुड हैव एन इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, ये तो पहले एक्शन लेना चाहिए था आपको, तो इस बारे में मतलब बता देना चाहिए था सबको। नहीं, हमारे पास कोई पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और हमारे पास जब वो लोग आए हैं और वो लोग जब पहचाने गए हैं, उनकी बाकायदा हमारा ये अरेंजमेंट है, एक एक आदमी की जो है वो वीडियो बन रही है कि वहाँ पे कौन लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं और क्या उनके चेहरे हैं। तो उसके बाद जब उनको रिकॉर्ड से चेक किया गया है तो फिर हमें पता चला कि इसमें तो कई ऐसे जराइम पेशा लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका कलदम जमातों से जो है वो तल्लक रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर TLP वाले यही काम करें जो इन्होंने किया है, तो उसके ऊपर तो आप भी मुतालबा करते हैं और बाकी सारे कहते हैं कि जी कलदम करार दिया जाए, पाबंदी लगनी चाहिए। तो अब भी तो ये मुतालबा होना चाहिए ना, और हम उस तरफ भी जो है वो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे ये सबूत जो है वो इकट्ठे होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राना साहब ये बताएं कि खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें कैद में रखते हुए ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि वो बहरहाल एक सियासी कैदी, एक पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे, उन्हें सियासी कैदियों वाली ही सहूलतें मिलनी चाहिए। ऐसा यकीनी बनाएंगे या फिर वो करेंगे जो आपके मुताबिक खान साहब ने आप लोगों के साथ किया अगर गिरफ्तार हुए तो? हाँ, इसमें बहुत बड़ा अगर है। नहीं, हमारे साथ तो खैर उन्होंने जो है वो कोई प्रोसेस लीगल या जुडिशल नहीं किया था। वो तो हमें तो उन्होंने सीधा सीधा जो है वो शहजाद अकबर के ज़रिए और नैब के चेयरमैन के ज़रिए जो है वो झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया। अगर किसी के पास कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पे मुकदमा नैब में नहीं बन सका तो फिर अपने पल्ले से जो है वो हीरोइन या कोई और केस जो है वो डाल दिया। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा करना होता तो आज से 6 माह 8 माह पहले जो है ये करना बड़ा आसान था। हम इनकी जो चोरियां सामने आई हैं, इनकी जो 2 नंबरियां सामने आई हैं, देखें ना, एक आदमी जो है जिस वक्त वो ये कह रहा था कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पैसे लूट के बाहर ले गए हैं, उस वक्त जो है वो अरबों रुपया उसकी फ्रंट मैन फराह गोगी जो है वो बाहर भेज रही थी। यानी इतनी 2 नंबरी, इतना फ्रॉड जो है, यानी जिस वक्त ये लोगों को करप्शन में जो है वो सजाए मौत देने की बातें कर रहा था, ख़ुद जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से जो है 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने और अपनी बीवी के नाम लगवा के तो उसको जो है वो 50 अरब रुपए का जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो हम ये चीज़ें जो हैं ये अदालत में लाएंगे, अदालत में आई हैं। वो फॉरेन फंडिंग का केस है, दूसरे केसेस हैं, तोशाखाना की चोरियाँ हैं, वहाँ से अदालत इनको जो है वो सज़ा देगी। हम इस बात का भी एहतमाम करेंगे कि हम अदालती प्रोसेस को भी जो है वो फेयर रखने अब जो हमारी ज़िम्मेदारी होगी और उसको ऐसे अंदाज से रखें कि जो हमारे साथ उस सतह पे भी या उस लेवल पे भी जो है वो ऐसा अमल हुआ, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ के मुकदमात की जो है वो सूरत में, तो ऐसा भी ना हो और एक जो है वो एक जुडिशल प्रोसेस के तहत जो है वो इनको बरी होते हैं हो जाएं, और अगर गुनाहगार हैं जो कि हमारी नज़र में है और इनको सज़ा हो तो उसके बाद फिर ये कैसे सियासी कैदी बन जाएंगे जी? सियासी कैदी ये हम इनको बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आपकी नज़र तो खैर मानी नहीं रखती, लेकिन कानून की नज़र में सर्टली उन्हें साबित करना होगा गुनाहगार। आप ये बताइएगा कि एक ट्रेलर तो आपने देख लिया, अगर उनकी किसी केस में गिरफ्तारी होती है और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है, इलेक्शन कराना मुमकिन रहेगा? नहीं, देखिए ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें हमने इन चीज़ों को भी जो है वो गेज किया है, इन चीज़ों को वैल्यू किया है। जिस दिन इसने कहा कि पूरे मुल्क में लोगों को बाहर निकलो, कितने लोग निकले हैं जी? पूरे मुल्क में कहीं 80, कहीं 20, कहीं 70, पूरी कैलकुलेशन की है, टोटल को 3-4 हज़ार आदमी बाहर निकला पूरे मुल्क में। और यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि यहाँ पे जी समुंदर आया हुआ था, तो क्या 1000-1200 या 700-800 बंदा ये समुंदर होता है? लाहौर के शहर में जहाँ पे जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, और उन 600-700 में भी 550 जो थे वो बाहर से थे। यानी लाहौर से तो मेरा ख्याल है 50 या 100 लोग होंगे, और लीडर इनके देखें कितने कितने जो है वो बड़े जो हैं वो लाहौर से हैं, और क्या क्या वो गुफ्तगू और कैसी कैसी वो बातें करते हैं। तो ये हमने सारा जो है ये इसकी मेजरमेंट की है, इसको वैल्यू किया है, किया तो वैसे इन्होंने भी होगा, इनको भी सारी समझ जो है वो आ गई है कि ये कितने पानी में हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पेश होंगे 18 को और सीधे होके चलेंगे।
लेकिन अगर ये करना चाहते हैं इस किस्म का दोबारा अमल, तो ये करके देख लें, इसमें कोई जान नहीं है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है। राना साहब को तो शुक्रिया कर लें, लेकिन बहुत प्रीएम्प्टिव हमने बातें कर ली। गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद कुछ होगा, अभी तो वो नहीं होके दे रही। भाई बाबर के लिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि पेशावर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL 8 से बाहर कर दिया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर बाबर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बाबर। इनफैक्ट क्योंकि मैं इस्लामाबाद की साइड पे भी होती हूँ, तो इस्लामाबाद का हारना लेकिन बाबर से और बाबर की टीम से, देन इट वाज ओके। और आप पता है मैं तो पिक कर ही लेती हूँ किसी भी टीम को। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। बिल्कुल जी, आज होगा मैच between Peshawar Zalmi and Lahore, and whoever wins plays the final against Multan Sultan. और फाइनल का भी बता दें, आपको पता है ना फाइनल संडे को होना था, अब सैटरडे को हो रहा है। अब सैटरडे को हो रहा है, अब चेंज हो गया है क्योंकि मौसम जो है वो कल भी, बल्कि आपने देखा ही होगा कि टॉस थी, इसलिए जरा टॉस डिले हुआ था। डिले हो गया था, तो मौसम जो इसी किस्म का चल रहा है। और फिर आई कुड सी ऑन द स्क्रीन कि वो हवा चल रही थी और लाहौर वाज लुकिंग जस्ट स्टनिंग। बड़ा अच्छा बाबर ने अपनी 50 भी मुकम्मल की, शानदार बैटिंग का मुजाहरा भी किया। ओवरऑल इट वाज अ वेरी ग्रेट मैच। इसी पे बात करते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मुल्तान हैज मेड इट टू द फाइनल्स। अब पेशावर आज मुकाबला करेगा लाहौर से। आपको लगता है कि लाहौर प्रेशर में आ गया ऑलरेडी? जी हाँ, बिल्कुल अब्दुल्ला, प्रेशर में तो है कि कराची किंग्स के खिलाफ 86 रन से हारे, जो आखिरी लीग मैच था, फिर 84 रन से पिछला मैच वो हारे। तो इसका मतलब है कि 2 झटके तो लाहौर को लगे। लेकिन लाहौर का जो सबसे बड़ा मसला इस टूर्नामेंट में रहा है, 11 मैच लाहौर ने खेले, कि बाद में जब भी उनकी बैटिंग आई है वो टारगेट चेज नहीं कर सके, 4 मैचों में हार गए। फिर इनकी जो बैटिंग है वो पूरी बैटिंग रिलाय कर रही है फखर जमान पर, जिन्होंने 384 रन बनाए हैं 11 मैचों में। और टूर्नामेंट के अगर आप बैट्समैनों की फहरिस्त देख लें तो टॉप 17 में फखर जमान के अलावा कोई लाहौर कलंदर्स का बैट्समैन नहीं है। तो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। हालांकि पिछले मैच में शाहीन शाह आफरीदी ने 47 रन दिए, लेकिन मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है। और ये मैं आपको बता दूं कि लाहौरी सिर्फ लाहौर कलंदरी को सपोर्ट कर रहे हैं। कल रात भी ग्राउंड पूरी तरह से भर नहीं सका, तो इस टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है कि लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंचे। ओके, कोई स्ट्रैटेजी तब्दील की जाएगी लाहौर की तरफ से आज बाबर की टीम से मुकाबला करने के लिए? आपके पास कोई सुनगुन है इस सिलसिले में? देखिए, स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि मैच जीतना है, क्योंकि अब टूर्नामेंट जिस स्टेज पे पहुंचा है, आज रात को जो टीम हारेगी उसको फिर घर जाना पड़ेगा। लिहाजा अब गलती की गुंजाइश ना पेशावर ज़ल्मी के पास है ना लाहौर कलंदर्स के पास। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ कि वेकअप कॉल जो है वो ऐसे वक्त में मिली है कि जब उनके पास अभी एक चांस मौजूद है। गलती का वो जो चांस है उसमें उनको अपनी बैटिंग को थोड़ा सा बेहतर करना है, बॉलिंग को बेहतर करना है, फिर कैचेस भी ड्रॉप किए। मेरे ख्याल फील्डिंग भी एक फैक्टर है। अगर और टॉस भी तो एक फैक्टर है, ये भी तो लोग कह रहे हैं, बारिश भी हो रही है। वही लोग कहते हैं जो शुरू में कर ले, वही आपकी वाली बात है, जो अपने रन बना ले तो वो उसका चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज चेज करना इस मौसम में इस फील्ड में जरा मुश्किल है। शायद ये टॉस रियली यू नो सील्स योर लक। बिल्कुल हुमा, अब चंद लम्हे पहले भी मैं थोड़ा बाहर से मौसम देख के आया हूँ, मैं लाहौर में हूँ, तो इस वक्त भी ओवरकास्ट है, हल्के से बादल बने हुए। और पिछले दोनों मैचेस, पेशावर ज़ल्मी जो मैच जीती है या मुल्तान सुल्तान जो मैच जीती है, वो जो एक आंधी आती है ना शाम को, जब पहली इनिंग्स खत्म हुई उसके बाद आंधी आई और तेज हवा चलने लगी। कल रात भी जो आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने बॉलिंग की है, दोनों यंग बॉलर थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनको जो रिवर्स स्विंग मिली है वो उस तेज हवा की वजह से मिली है। लिहाजा बिल्कुल आपने सही कहा कि टॉस जो है वो इस मैच में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा, अब आज तो डिसीजन हो जाएगी कि फाइनल में कौन जाएगा। इट्स आइदर पेशावर और लाहौर, और फिर फाइनल में मुल्तान तो बैठे ही हुए हैं। ये दोनों टीमें, पेशावर को ले लें आप या फिर लाहौर को ले लें, मुल्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि मुल्तान इज इन अ वेरी सॉलिड पोजीशन एट द मोमेंट। देखिए हुमा, ये तीनों टीमें जो हैं ये मेरे ख्याल में हम पल्ला है। लाहौर कलंदर्स चूंकि उसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा सा बाकी 2 टीमों पे उनको जो एज है वो अपनी बॉलिंग की वजह से है। लेकिन अगर आप पिछले साल का भी टूर्नामेंट देख लें तो जो पहला प्लेऑफ था उसमें मुल्तान सुल्तान जीतकर इसी तरह फाइनल में पहुंच गए थे। तो अगला जो एलिमिनेटर 2 था उसमें लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की, फिर उन्होंने टूर्नामेंट जीता।
तो मेरे ख्याल में तीनों टीमें हम पल्ला हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा अंडररेटेड टीम है। बाबर आजम के आने से इस टीम में जान पड़ी है। साइम अयूब ने इनकी बैटिंग को आप देखें एक नया रुख दिया है, लिहाजा मेरे ख्याल में इस स्टेज पर वही टीम आगे जाएगी जो कम गलतियां करेगी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि लाहौर की मिडिल ऑर्डर बैटर्स का जिक्र कर लेते हैं। शाहीन लिटरली तलत और वीजे से भी ऊपर आ गए, इस फैसले पे कोई नजरसानी की जा रही है या कोई फैसला था वैसे कि कोई और बैटर ऐड किया जा रहा है, कुछ है इत्तला? देखिए, इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल, अगर कामरान गुलाम बाहर बैठे हुए, अगर उन पर थोड़ा सा गैम्बल कर लें तो कामरान गुलाम अब्दुल्ला शफीक की जगह आ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इस स्टेज पे वो पैनिक क्रिएट करेंगे नहीं। लेकिन जो हुमा बात कर रही है इस शाहीन शाह के ऊपर आने के फैसले पर, यहाँ बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं। वकार यूनुस ने तो कमेंट्री में भी काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन देखिए इस तरह के फैसले कप्तान करते हैं। जब डगआउट में कप्तान बैठा हुआ हो तो उस वक्त बाद दफा हेड कोच की बात भी नहीं मानता, पैड करके अंदर चला जाता, बाद में वो डिस्कस करते हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने बहरहाल की शाहीन शाह अफरीदी ने कि वहां से वो मैच को निकाल दें। लेकिन वो दिन देखे बहुत बुरा दिन था कि आप 160 रन चेस कर रहे हैं और 76 रन पर आउट हो गए। थर्ड लोएस्ट टोटल हुआ PSL का। तो मेरे ख्याल में वेकअप कॉल थी, वेकअप कॉल उनको मिल गई है। उम्मीद है कि अब वो कम से कम गलतियां करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो फील्डिंग जी वेकअप हो भी चुके हो। भट्टी साहब, जल्दी से ये बता दें, आप किसको लगता है कि कौन स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आज के मैच के हवाले से, या जो टॉस जीतेगा वो जीतेगा? मेरे ख्याल में अब आज चूंकि वीकेंड भी है, वीकेंड बल्कि स्टार्ट होगा आज से, तो लाहौर कलंदर्स को क्राउड की भी सपोर्ट होगी, तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा स्लाइटली एज जो है लाहौर कलंदर्स को है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी इतनी आसान हरीफ साबित होनी। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। और फिर थैंक यू। मेरे लिए तो भाई लाहौर, ऑब्वियसली लाहौर जीते तो वेस्ट ही हो जाए, और अगर पेशावर जीते तो आई एम विद बाबर एनीवे, सो आई एम गुड। व्हेन इट कम्स टू लाहौर, आई एम विद लाहौर एनीवे। आई एम विद ऑल द टीम्स। सेहत के बारे में ख्याल रखने का कहते रहते हैं, तलकीन करते रहते हैं। जहाँ बहुत सारी चीज़ें मुज़र सेहत है, पर्टिकुलरली दिल की सेहत के लिए, जैसे कि सिगरेट नोशी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, वहीं बैठे रहना, मुसलसल अपनी जॉब्स पर बैठे रहना भी इट इज़ द न्यू स्मोकिंग नाउ। बिल्कुल, दैट इज़ ट्रू। यू नीड टू मूव, यू नीड टू डू अ लॉट मोर। तो लिहाजा आज हम आपको सैर क्या कहेंगे, विजिट करवा रहे हैं आपको कौमी इदारा बराए इमराज कल्ब NICVD सिंध का, जहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ना सिर्फ दिल का, बल्कि एक और इलाज जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है वो है फालिज का। अगर आप अटैक हो तो चंद घंटों के अंदर अगर पहुंच जाएं, आप जिंदगी भर की माजूरी से बच सकते हैं। लेट्स सी टुगेदर। हम कराची में इस वक्त NICVD में मौजूद हैं, और 2014 से ऑनवर्ड्स ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का अस्पताल नेटवर्क बन गया है। 10 इसके मेजर अस्पताल हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। हाँ, खासतौर पे द नंबर ऑफ चेस्ट यूनिट्स जो कि ऑल ओवर सिंध क्रिएट किए गए हैं, तो अच्छा लगता है कि एक काम अच्छा हो रहा हो और फिर कंसिस्टेंटली होता चला जा रहा हो। और आज हम खुद ज़रा आंखों देखे और कुछ हम इस वक्त सर्जिकल ICU में मौजूद हैं, और यू कैन सी आई एम जस्ट हियर फॉर अ ब्रीफ टाइम। हमें प्रॉपर स्टरलाइज किया गया यहाँ आने से पहले कि किस तरह से यहाँ मुतअद्दिद बच्चे जिनकी ओपन हार्ट सर्जरीज एक्चुअली चंद घंटों पहले या चंद दिनों पहले हुई हैं, दे आर अंडर द ट्रीटमेंट। अच्छा, इस स्टेप डाउन एरिया में हम मौजूद हैं। NICVD की इंतज़ामिया का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का नेटवर्क है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, जिसमें अब 2015 से ऑनवर्ड्स 10 अस्पताल शामिल हो गए हैं। कैसी सेहत है अब आपकी? क्या प्रोसीजर हुआ था? मेरा स्टेंट डाला। स्टेंट डाला जी। अच्छा, तो क्या कुछ अरसे से अपना इलाज यहाँ करा रही थी या एकदम से? सडन हुआ। सडन हुआ परसों रात में ना। अच्छा। मेरे को पेन हुई, फिर मैं KIHT की उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, फिर मैं यहाँ आ गई, तो आते 10 बजे मेरा प्रोसेस हो गया। हम इस वक्त ER में मौजूद हैं, जिसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस थी, हमें पहुँची थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतरी आई है। हेल्थ सेक्रेटरी सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है। कासिम साहब, ये अपग्रेड किया है, क्या प्रोसीजर हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, इसको अपग्रेड किया गया है। वेरी रिसेंटली वी हैव डन, जैसे आपने कहा कि बेस्ट से बेस्ट हेल्थ सर्विसेज दे सकें, तो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर बाय वी हैव रेनोवेटेड दिस एरिया, ट्राइंग टू
कि लोगों को अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सर्विसेज विद दी बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट के साथ मिल सकें। कैसे मैनेज होता है? इतना बड़ा अस्पताल, इतने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, हमने लोगों से बात की 40-45 लाख रुपए के प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। ये सारा खर्चा सिंध गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है, कुछ फलाही इदारे आपको कंट्रीब्यूट, चैरिटी भी करते हैं, हाउ डज़ इट हैपन? देखिए, हमने दोनों इदारे जो हमारे हैं, जैसे NICVD और SICVD दोनों के हो, हम मिला के हम सालाना कोई 12-13 रुपये इनकी ग्रांट है हमारे पास। सो इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल एंड ज़ाहिर है ये वो कंट्रीब्यूशन है जो जिसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगता है कि जी हम पता नहीं सिंध में जो है वो सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्या किस पैसे किधर जा रही है, लेकिन ये वो पैसे हैं जो आपके पैसे हैं, सिंध के लोगों के पैसे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के टैक्स पे के मनी है जो है वो इन्हीं लोगों पे खर्च होता है। किस तरह से यहाँ चीज़ों को मॉनिटर करके आगे प्रोसीजर्स को बढ़ाया जाता है? प्रोफेसर फवाद फारूक साहब से पूछते हैं। फवाद साहब, व्हाट इज़ दिस दैट वी सी हियर? एक्चुअली ये कंट्रोल रूम है कैथ लैब का। वी आर एक्चुअली इन कैथ लैब, और इस कैथ लैब के अंदर इस किस्म के 9 सेंटर्स यानी 9 ऑपरेशन थिएटर्स। आई जस्ट रियलाइज दैट वी आर इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास विंडो जहाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई प्रोसीजर शायद ख़त्म हुआ है अभी। अनस्टरलाइज एरिया में है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से शीशे से आप देख रहे हैं प्रोसीजर चल रहा है इवन। और ये लकीली आज कोई हार्ट अटैक नहीं है, किसी पीडियाट्रिक प्रोसीजर इस वक्त चल रहा है। अम्मी का प्रोसीजर हुआ है? जी जी बिल्कुल, और हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर हकीम हैं तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ ये मुझे जानना है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कि शी इज़ फीलिंग बेटर, लेकिन बड़ा महंगा प्रोसीजर है जो आपने कराया, तो इधर कोई पैसे लगे या फिर? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। बल्कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो ये उन्होंने बताया था पूरा पैकेज जो है वो 35 to up to 40 lakhs का होगा। और इधर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। डॉक्टर सुहेल खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर NICVD हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। के नॉलेज में है कि इमरजेंसीज़ में कुछ इश्यूज़ होते हैं NICVD में? देखें, इमरजेंसी में हम दिन की 1000 मरीज़ देखते हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि एवरी चेस्ट पेन, जो भी चेस्ट पेन हो वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो किसी और वजह से भी हो सकता है, फिर वो माइनर हार्ट अटैक भी हो सकता है। जो आपका लाइफ सेविंग होता है, जो मेजर हार्ट अटैक जिसमें टाइम इज़ मसल, जिसमें आपने फ़ौरन डायग्नोस करके ऊपर जाके उनकी एंजियोप्लास्टी करनी है, वो कभी रुकते ही नहीं है यहाँ पे। वो हम दिन के 50-60 करते हैं। जिन मरीज़ों को माइनर हार्ट अटैक है वो फिर हम उसमें वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। अब ज़ाहिर बात है कभी कभार वो 24 घंटे 48 घंटे वो इंतज़ार करते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा होता है कि वो चीज़ें वो डिले हो जाती हैं, लेकिन ये कि इलाज उनको मिल जाता है। लेकिन जो मेजर हार्ट अटैक होता है वो तो कभी नहीं रुकता यहाँ पे। तो लोगों की शिकायत होगी कि रश बहुत ज़्यादा है। अब हमारी कैपेसिटी है ही इतनी। अब ये 600 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह जब लांडी में हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं 20 मार्च को, 1200 बेड का हॉस्पिटल, उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको फालिज का अटैक हुआ है, अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर वो सहूलत जो कराची के सिर्फ या पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों में मौजूद है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आप ज़िंदगी भर की आपाहजी और मफलूजी से बच जाएंगे। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ख़ास तौर पे बिकॉज बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है जब इस किस्म की इमरजेंसी किसी घर में किसी ख़ानदान में होती है, तो आप उस वक्त याद नहीं रहता कि एक्चुअली क्या करना था, किधर जाना है, बहुत से और थॉट्स आ जाती हैं, पैसे भी बीच में आ जाते हैं कि अफोर्ड कर पाएंगे नहीं। तो दिस इज़ वन प्लेस जहाँ इलाज भी होगा और अफोर्ड क्या मुफ्त भी होगा आपका, और फौरी इलाज होगा। मेरा तो ख्याल है NICVD को एज अ मॉडल लेके ऐसे बहुत से और अदारे होने चाहिए, बिकॉज लोग इतने ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन देखें हमारी, 3 करोड़ आबादी का 3, 4, 5, 6 से तो काम नहीं चलने वाला, बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट वर्क्स वेल। अच्छा, ताज़ा तरीन खबर देनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस, वारंट मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला अब इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। कल उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो मनसूख होने की दरखास्त थी वो मुस्तरद हो गई थी, इस्तदा मनसूख करने की दरखास्त। अब वो कह रहे हैं, अब इनफैक्ट उन्होंने फैसला चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दरखास्त दायर की है, अंडरटेकिंग तस्कीम करके पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है। कल वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ख़ुद पेश हो जाऊँगा, ये उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। कल भी उनके वकील यकीन दहानी कराते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ख़ुद पेश हो जाऊँगा। सेशन कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त खारिज कर दी थी। इमरान खान की दरखास्त पर आज ही समाअत
की इस्तदा भी सामने आई है। लेट्स सी कि आज इस पर समाअत होती है या नहीं होती है, क्योंकि आज 10 बजे के बाद दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, अनलेस के वो दोबारा से अपहोल्ड ना कर लें उस फैसले को, 10 बजे के बाद, क्योंकि उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो मौजूद हैं, अगर किसी ने कार्रवाई करना चाहिए तो हो सकती है, बड़ा डाउट कि शायद कोई करेगा, क्योंकि कल उन्होंने कह दिया कि कल अदालत में वो पेश हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये तो अपडेट थी जो कि थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट दे दी। लेकिन एक बात जो हम पिछले घंटे में कर रहे थे और हमने आपसे वादा किया था, ज़रा तफसीली बात करेंगे। अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि मुल्क में एक बार फिर कोरोना कोविड के केसेस जो हैं वो उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और तेज़ी हम कहेंगे कुछ फिगर्स हमें तशवीशनाक जो हैं वो लग रहे हैं, और ये कोई नया वेरिएंट है या वजह कुछ और है, ऑब्वियसली अभी वाज़ेह नहीं है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। बिल्कुल, कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह आपको बता दें 2.7% रिकॉर्ड की गई, और मज़ीद तफसील इस सिलसिले में सामने आई है कि कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र आवाम से रश वाले मकामात पर लाजमी मास्क पहनने की हिदायत की गई है। इसी तरह अस्पतालों और दीगर हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मास्क का इस्तेमाल अब लाजमी करार दे दिया गया है। बीच में कभी आपका दाव लग जाता था ना, अस्पताल अगर आप जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे, तो अब आपको पहनना पड़ेगा। वैसे तो आपको पहनना ही चाहिए वहाँ पे। कौमी इदारा सेहत ने तजवीज़ किया है कि नई गाइडलाइंस पर 30 अप्रैल तक अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कराची में भी गुज़श्ता रोज़ के कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आगा खान अस्पताल कराची, सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है, और तिब्बी अमले को भी खास तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। वो जो हर प्रोसीजर से पहले कोविड टेस्ट भी SOP में शामिल हो गया था ना, अब प्रॉब्ली वो भी वापस आ रहा है। सो यस, कोविड इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक ऑन द सर्ज, और रश वाली जगह पर जाने से जितना इज्तनाब कर सकें उतना करें। और जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी आपने देखा था कि NICVD हम दोनों जब गए हुए थे, तो ऑब्वियसली मास्क पहने, जब अस्पताल जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ करना चाहिए, एज इट इज़ करना चाहिए। बिकॉज हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि कोविड से तो बचाव है ही, लेकिन बहुत सी और बीमारियां जो होती हैं, कॉमन फ्लूज आप देख लें अब्दुल्ला, जो आपको भी इस वक्त कॉमन फ्लू हुआ हुआ है, उससे भी अच्छा जी। पंजाब के निगरां हुकूमत में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब रिपोर्ट्स हैं कि मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है, मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 3% तक पहुँच गई है। ये कोई नया वेरिएंट है या फिर दोबारा कोई वबा किसी सूरत हाल बनने जा रही है? अब तक की क्या असेसमेंट है आप लोगों की? कोरोना एक ज़ाहिर है RNA वायरस है, और बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, क्योंकि ये 2 वायरसेस मिल के बैट में, चमगादड़ में एक बनी थी, और इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हज़ारों में हैं, यानी 25-26 हज़ार टाइम्स म्यूटेट कर सकता है। अभी तक इसकी म्यूटेशंस और वेरिएशंस 1800 से ज़्यादा आ चुकी हैं जो हमें पता है, और इस वक्त ओमिक्रॉन था जो बहुत डोमिनेंट इसकी म्यूटेशन थी, और उसमें भी कोई 2 दर्जन के करीब म्यूटेशंस थी। उसके बाद अभी जो इसके सब वेरिएंट है BBQ1, BQ1, ये वेरिएंट्स इस वक्त ओमिक्रॉन के मज़ीद जो वेरिएंट्स आ चुके हैं, जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस जो है ये ज़ाहिर है कि जब बदलती है अपनी नशो नमा, तो वैक्सीन जो हमने लगवाई होती हैं या पहले किसी वेरिएंट से हमें इन्फेक्शन हुई होती है, जो इम्यूनिटी उससे ड्राइव कर रहे होते हैं, वो हर आने वाली म्यूटेशन और वेरिएशन से थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और बहुत सारे पाकिस्तान में मसला ये है, तकरीबन 100-125 केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर इससे भी ज़्यादा शायद केसेस होंगे। जो आप शरह कह रहे हैं कि टेस्टिंग की, ये उनकी शरह है पॉजिटिविटी की जो जाते हैं अलामात के साथ। बहुत सारे लोग अलामात के साथ टेस्ट ही नहीं कराते, तो इसलिए ये थोड़ी सी अंडर एस्टिमेशन रहेगी, लेकिन फिर भी ये केसेस हैं, और डेथ्स भी अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं। तकरीबन रिपोर्टेड 5 से 7 डेथ्स पर डे होती हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में। एहतियात पुरहजूम जगह पे जाना, हाथों का बार बार धोना, चेहरे का धोना, और अपनी वैक्सीन जो है बूस्टर लगवाते रहना। अगर आपको 6 माह या इससे ज़्यादा हो गए
आखिरी बूस्टर लगवाए, तो मेरा ख्याल है आपको ज़रूर बूस्टर लगवाना चाहिए। और बहुत सारी ख़ासकर जो RNA वैक्सीन्स हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे फाइज़र है या कोई और है, उन्होंने अपनी तब्दीली भी लाते रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी, इसकी सीक्वेंसिंग में भी, तो ताकि वो मुवस्सर रहें। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी बूस्टर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि काफ़ी मतलब शरह जो है ये शायद एक्यूरेट भी ना हो, और फिर इसके अलावा लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, तो उनको तो सिम्टम्स फील नहीं हो रहे होंगे लेकिन वो पास ऑन तो कर ही रहे होंगे। ये बताएं, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किलों से पिछली बार भी करवाई थी, खैर लोग ज़रा डर के मारे कर ही रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा माहौल बन गया कि बिल्कुल ही मास्क लेना लोगों ने छोड़ दिए। तो क्या ये ऐसा पॉइंट आ गया है कि हुकूमत कुछ बंदिशें, कुछ पाबंदियाँ सख्ती करे, दोबारा से कोई ऐसी नोटिफिकेशन आए? मैं समझता हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वॉलंटरीली हुकूमत रोक भी नहीं रही किसी को। और मैं समझता हूँ कि ख़ासकर वो लोग जो बूढ़े हैं और बहुत छोटे हैं बच्चे, उनमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर बूढ़ों में, ख़ासकर स्मोकर्स में, क्योंकि स्मोकर्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इस वायरस की अटैचमेंट ज़्यादा होने का चांस होता है आपकी बॉडी में, लंग्स में। तो और जो कैंसर में मुब्तला हैं, गुर्दे फेलियर में मुब्तला हैं, शुगर में, ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, हार्ट की बीमारी में मुब्तला हैं, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। उनको बार बार हाथ धोने चाहिए, चेहरे धोना चाहिए, समाजी फासला रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए ख़ास कर जब वो बसेस में, मेट्रोज़ में, इन जगहों पे सफ़र करते हैं तो ज़रूर मास्क पहन के रखें। तो इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बचे रहेंगे और अपनी जो कोमोबिलिटीज़ हैं, अंडरलाइंग बीमारियाँ हैं, उसका इलाज मुयस्सर करते रहें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप चूँकि आप पंजाब में सेहत के मामला देख रहे हैं, तो सवाल भी आप ही से पूछ लेते हैं कि ज़मान पाक ऑपरेशन में तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके कई कारकुन ज़ख्मी हुए, इन्हें तिब्बी इमदाद वगैरह की भी ज़रूरत है या पड़ी, तो क्या हुकूमत को ज़मान पाक के अंदर कोई डॉक्टर या अद्वियात वगैरह भेजनी चाहिए? आप इस सिलसिले में आपकी इत्तलात क्या है? कितने लोग आए थे एक्चुअली पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में, लाहौर के, इनकी तरफ से कारकुन जो ज़ख्मी हुए थे? कि हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के उनके पॉलिटिकल क्या लीनिएज है या किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हमें उनका इलाज करना है। हमारे तो हमने तो ओथ भी लिया होता है कि चाहे दुश्मन भी होगा तो हमने उसका इलाज करना है। ये तो फिर हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो बिल्कुल हमें अगर कोई भी आपके ज़रिए हमें पता चले या डायरेक्टली मुझे मेरा पता चल जाए या 1122 को कॉल चली जाए, तो वी विल नॉट रिफ्यूज़। अच्छा जी, किंग ऑफ ड्राइव कहलाए जाने वाले हमारे अपने बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है, और बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 9000 रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। कांग्रेचुलेशंस बाबर। मतलब कितनी खुशी होती है वैसे। पेशावर साहब ने कप्तान ने HBL PSL के एलिमिनेटर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपनी इनिंग के दौरान 35वां रन जब लिया, बड़ा वैसे लेके आए, 35वां रन जब लिया तो वेस्ट इंडीज के जारे मिजाज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 245 में T20 इनिंग में 9000 रन मुकम्मल किए हैं, जबकि क्रिस गेल ने संगी मील 249 इनिंग में हासिल किया था। So Babar has done it in 245. Yes. And Chris Gayle did it in 249. So he has broken his record. Absolutely. And also, and we are happy about it. We are always happy by any achievement by any one of our cricketers. और अगर बाबर आजम हो, जो कि हमें वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमारे कप्तान हैं, हाँ, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अब ज़रा एक और बात पे जाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत तारीख का हिस्सा रही है, मगर शायद ये सिलसिला जो है अब भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। और साबिक अमरीकी सफ़ीर और अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो साफ कह रहे हैं हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार ना करे। इस पे हमने नहीं कहना तो हमारे मामे लगते हो या एब्सोल्युटली नॉट। वो अभी पहले पूरी खबर बता दूं ना, उसके बाद क्योंकि जिन्होंने कहना था उन्हीं के बारे में तो बात हो रही है, उन्हीं, और वही तो कहते हैं, उन्हीं को तो ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, पसंद आई है, अब पसंद आई है। यस, और इससे बुरहान और बढ़ेगा, उनका ये कहना है बाय द वे। और यही नहीं, जून में इलेक्शन कराने की तारीख तक दे दी है। आर यू ये इसमें बनता नहीं है, आई एम सॉरी, हु आर यू, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये सारी बातें
ऐसे मुल्क का नुमाइंदा कर रहा है जिस पर इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जामात लगाते रहे हैं। अब इसको फिर इंडोर्स भी करें कि अगर उनके मुतालबात, जो इमरान खान साहब के मुतालबात है, वो अगर ऐसे मुल्क का नुमाइंदा दोहरा रहा है तो फिर असल में अमेरिका किसके लिए काम कर रहा है, ये भी सवाल उठता है। वो जो अमरीकी साजिश है और वो जो स्टिकर लगाए हुए हैं हमारे मासूम नौजवानों ने एब्सोल्युटली नॉट वाले गाड़ियों के ऊपर, वो उतार दें। वैसे वो पहले ही उतार देने चाहिए। साइफर की दुहाइयां तो सारों को याद ही होंगी, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं। लिख के हमें धमकी दी गई है, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। खान साहब ने ये इल्ज़ामात इतनी बार दोहराए कि अमरीकी दफ्तर खारजा को तरदीद करना पड़ी। शायद PTI की लॉबिंग काम आ रही है कि अमरीका को, या फिर अमरीका को अब तसल्ली हो गई है कि खान साहब के इल्ज़ामात गलत फहमी का नतीजा थे, क्योंकि खान साहब ने बाद में अपने इल्ज़ामात वापस भी लिए थे। मुझे ये बात ऐसे अच्छी लगी। और फिर रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में फिर कभी कभार कुट्टी भी हो जाती है, एनी रिलेशनशिप एक्चुअली। अच्छा जी, दफ्तर खारजा ने ज़ल्म खलीलजाद के बयान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी की लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि जब पेट कटता है तो फिर आंखें शर्माती हैं, और पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होता तो अमरीकी नुमाइंदों को सर्टनली इस किस्म के बयानात की ज़रूरत ना होती। इसी पे हम बात करेंगे। डीन ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, पाकिस्तान के सियासी बहरान को सामने रखते हुए ज़ल्म खलीलजाद साहब ने बहुत सारे हमें मुफीद मशवरे दिए हैं जो उनके मुताबिक मुफीद होंगे। प्रॉब्ली कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कह दिया, डेट भी दे दी कि जून से के पहले हफ्ते में करवा लें। तो क्या ये कहा कि मैं आ जाऊंगा टू ओवरसी इट, बराह रास्त मुदाखलत नहीं है ये? यार सच्ची बात यह है कि मेरे ख्याल में ज़ल्मे साहब की जो ट्वीट है उसको कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे तो किसी भी ट्वीट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी ट्वीट उसी तरह है कि एक अमेरिकन है, रिटायर्ड है, कभी होता था उसका कोई ओहदा, लेकिन एक रिटायर्ड अमेरिकन जो है वो दुनिया में अखबार शखबार पढ़ रहा है, उसने एक ट्वीट कर दी जो उस वक्त उसके जहन में आया। जैसे कभी आप कर देते हैं, मैं कर देता हूँ और लोग कर देते हैं, दुनिया भर करती है, करोड़ों ट्वीटें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ ये है कि एक रिटायर्ड आदमी जिसने दुनिया देखी है वो पाकिस्तान के हालात देखे क्या कह रहा है। ये सोचना कि इस ट्वीट में कोई अमेरिकन पॉलिसी है और अमेरिकन पॉलिसी ट्वीट से आएगी और अमेरिकन पॉलिसी वो भी ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट से आएगी, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अगर वो अमेरिकन पॉलिसी आएगी तो उसके उनके पास दूसरे तरीके, वो आपके बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आएगी। वो आपके फॉरेन मिनिस्टर को आएगी, आपके प्राइम मिनिस्टर को आएगी, आपकी फौज को आएगी, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद सबसे नहीं आएगी। जहां तक उनके मशवरे हैं, अगर वो मशवरे अच्छे हैं तो वो देख लेने चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह दुनिया भर में जो इलेक्शन वाली बात है, कोई भी देखेगा तो कहेगा यार इलेक्शन क्यों नहीं करा देते, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि यार अगर वारंट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो जाते। आपकी सियासत जो बिफरी हुई है, चाहे इस साइड की हो चाहे उस साइड की हो, दुनिया उसको देख रही है। मेरे ख्याल में इस ट्वीट की अगर अहमियत है तो वो ये कि ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में तमाशा कर रहे हैं और दुनिया अपने कामों में लगी है। दुनिया एक मुल्क को इम्प्लोड होते हुए देख रही है और उस पर वो तबसरे कर रही है, कोई जुगते मार रही है, मजाक कर रही है, आपकी इन अ वे आप पे मजाक किया जाता है, इन अ वे आप पे दुख किया जाता है। तो उस कैफियत में ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट को देखना चाहिए। उससे ज्यादा मेरे ख्याल में इसकी एज सच कोई पॉलिसी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है, इसको मतलब ट्वीट के थ्रू तो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती और वैसे भी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि इस पे बात हो रही है हमारे मुल्क में तो बात करनी भी ज़रूरी है। अच्छा चलें ये बता दें कि ज़ल्मे साहब की बातों को अमरीकी पॉलिसी ना भी समझे, तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की दीगर मुखालफिन जो हैं ये समझते हैं कि अमरीका भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ज़रिए ही देखता है। तो क्या अमरीकी इंटेलिजेंसिया और हुकूमत में ये वैसे सोच नजर आती है डिस्पाइट दिस ट्वीट? एक तरह से अगर आपने इस ट्वीट में कुछ पढ़ना है पॉलिसी के लिहाज से तो वो ये कि एक शख्स जिसकी एक्सपर्टीज ही उन ममालिक की है जो बिफर रहे हैं, जो इम्प्लोड कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को देखता है और देखता है कि यार यहाँ भी वही हो रहा है,
तो इन अ वे वो अपनी एक्सपर्टीज वहां जता रहे हैं। एंड इसकी हमें तशवीश होनी चाहिए, अमेरिका के हवाले से नहीं, इसकी हमें यह तशवीश होनी चाहिए कि हमें अब उस कैटेगरी में देखा जा रहा है कि एक मुल्क जो अनस्टेबल हो गया है, एक मुल्क जिसमें शायद बाहर से किसी बात की जरूरत हो, क्योंकि ज़ुल्म खलीजात जैसे लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं। जैसे का कहना मतलब ये ही इज एन एक्सपर्ट इन इम्प्लोडिंग कंट्रीज, एंड अब वो पाकिस्तान को इम्प्लोडिंग कंट्री देखते हैं। और मेरे ख्याल में ये हवाला है शायद पॉलिसी का कि सिर्फ वो नहीं देखते, अगर वो देखते हैं तो दूसरे भी देख रहे हैं, अगर वो देखते हैं तो बाकी ममालिक के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं ना कि मुझसे बात करो। तो दैट आई थिंक इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ग्राउंड। अब जहां तक आपकी बात है कि अमेरिका क्या देखता है या इलेक्शन को स्टेबिलिटी देखता है या नहीं, दुनिया आपसे क्या चाहती है? दुनिया हर मुल्क से सिर्फ एक चीज चाहती है और वो स्टेबिलिटी चाहती है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसका जो उसका मलबा है वो दूसरी जगह गिरे। आप देखें पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के बहुत मुखालिफ हैं, लेकिन कहते हैं यार इलेक्शन करा दो, इलेक्शन जो जीतता है वो जिसको आने दो। और बहुत से आप ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि यार तुम गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते। तो ये हमारी बिखरी हुई सियासत और हमारे लैक ऑफ ट्रस्ट है कि जो सियासतदान हैं वो सियासी प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। आपकी एक हुकूमत है जो इलेक्शन में शायद बिलीव नहीं करती, और आपकी एक ऑपोजिशन के कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ का जो मैं अलमबरदार हूं, मैं लॉ के पास जाने को तैयार नहीं हूं। हर मामले पे, हर महाज पे चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदिल नजम साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। ओके, वी हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। और अगर तो आप कहीं बाहर के मुल्क से हमें देख रहे हैं, इवन अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं एंड यू वांट टू गेट टेक एन एक्सक्लूसिव टूर ऑफ पुराना लाहौर, अंदरून शहर एंड सारी हिस्टोरिकल साइट्स, तो वी हैव द राइट पर्सन फॉर यू। जनाब, एक नौजवान है जो लाहौर में हिडन जेम्स जो है ना तारीखी, क्योंकि इतनी हज़ारों साल पुरानी तारीख है इस शहर की, इस खत्ते की, उसको मंजर आम पर ला रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। किताबें वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह तो आपको पता है होते थे, लेकिन नौजवानों तक पहुँचाने का ये मौसर तरीन अंदाज साबित हो रहा है। साद जाहिद इन पे BBC भी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है और आज ये हमारे मेहमान हैं। साद, बताइएगा कब आपने, मैंने भी आपको टिकटॉक पे ही एक्चुअली फॉलो करके सबसे पहले आपसे रब्ता किया, कि क्योंकि बिकॉज आई फाउंड योर वीडियो सो इंटरेस्टिंग, और बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, मैंने ये जगह नहीं देखी हुई जो आप हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वरना हमें लगता है कि हम सब कुछ देख चुके हैं। सबसे पहले तो जी अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो वेरी मच, मैम आपका भी शुक्रिया। बेसिकली ये जो आप पूछ रहे हैं कब स्टार्ट किया, ये तो तकरीबन अब इस बात को ऑलमोस्ट 3.5-4 साल होने वाले हैं जब से ये स्टार्ट किया हुआ है। और स्टार्ट जो है वो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि कभी भी ये डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि ये काम कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं था। ये बड़ा एक्सीडेंटल वे में स्टार्ट हुआ था और यूनिवर्सिटी की एक असाइनमेंट से ये काम शुरू किया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद जब बाहर निकले, जॉब वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम पे फौरी तौर पर ये हमारा कोविड आ गया। तो जब कोविड आया तो उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने 1-2 वीडियोस वैसे ही रैंडमली बना के मैंने लगाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था लोगों का। फिर ये सिलसिला चल पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता रहा। फिर जब 15 से 20 वीडियोस मैंने बना ली और मैंने ये लगाई, तो वही आप वाली बात, BBC उर्दू ने रब्ता किया और उन्होंने जब रब्ता किया फिर ये सिलसिला चला। और उसके बाद जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर कर दी, तो दैन दैट वाज द मोमेंट। फिर उसके बाद चीज़ें बहुत बढ़ गई। फिर उसके बाद मीडिया इंगेजमेंट, फिर लोगों के रिस्पांस आना, इंडिया से लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। फिर पार्टीशन की स्टोरीज ऐड हो गई इसमें, फिर इसमें इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, हेरिटेज और ये तमाम चीज़ें ऐड करते गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 3.5 साल की एक जर्नी है जो अब तक जारी है। वाह, अच्छा, ये तो आपका हो गया जरिया कि जिस तरह पॉपुलैरिटी हुई, लोगों को पता चला कि एक्चुअली आप क्या करते हैं, प्रिजर्व भी कर रहे हैं हिस्टोरिकली ये वीडियोस वगैरह बना के, लेकिन आप टूर्स भी देते हैं जिसमें मैं पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड ऑल्सो आई एम श्योर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस। वैसे तो हर कोई जाके, ये एक कॉमन सी चीज़ होगी है कि यू लाइक टू टेक अ टूर, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं हिडन जेम्स की आप बात कर रहे हैं जो कि आम पब्लिक को रसाई ना हो और वो आप ही के थ्रू जाया जा सकता है, या फिर नहीं पता लोगों को? कुछ चीज़ें बताएं, आइडेंटिफाई करें। अब्दुल्ला भाई देखें, आपने अक्सर देखा होगा इंस्टा पे या यूट्यूब पे, ये सब जगह पे आप दिल्ली गेट स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आगे रॉयल ट्रैक के थ्रू जाते हैं, फिर आगे मस्जिद वज़ीर खान आती है। मैं जब ये यूट्यूब पे काम कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने ये देखा था कि लोगों को आइडिया नहीं है, लोग सिर्फ यहाँ से होकर वापस चले जाते हैं। अगर इसी रूट के लेफ़्ट या राइट साइड पे थोड़ी सी गलियों को आप एक्सप्लोर कर लें, वहाँ पे बेतहाशा इससे बेहतर हालत में या इससे बेहतर हिस्ट्री वाली इमारतें मौजूद हैं। अब जिस तरह मिसाल लीजिए कि इसी रॉयल ट्रैक पर अगर आप चल रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान
की तरफ आप जा रहे हैं तो आप राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यश राज जो हमारे इंडियन साइड के जो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके ख़ानदान की एक हवेली है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। इससे आप थोड़ा सा और आगे चले जाएँ तो मियाँ सुल्तान ठेकेदार की हवेली है, जिसने लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया। उसकी छत के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत जो है वो एक शीश महल है। आमतौर पर जब हम शीश महल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में शाही कला आता है कि उसके अंदर ही एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे भी एक एग्जिस्ट करता है, लोगों को आइडिया नहीं है। इसी तरीके से अगर आप मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल साथ ही जो एरिया सीढ़ियों पर चढ़ी हस्तोनीस के हुजरे के साथ वहाँ चले जाएँ तो वहाँ पर आलमोस्ट 250 साल पुराना एक मकबरा मौजूद है, रंजीत सिंह के दौर का इमाम गामू का मकबरा है। इसी तरीके से आप कश्मीरी बाज़ार जो उसके साथ अटैच है उससे आगे जाएँ तो आपके वहाँ पर सुनहरी मस्जिद आ जाती है, जिसके जो गुंबद हैं उन पे उस वक्त गोल्डन कलर के बनाए गए थे, या गोल्डन पानी जिसको गोल्डन वाटर कहते हैं वो चढ़ाया गया था। उसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आप बावली बाग मिल जाता है। सारी और हम थोड़े स्टंट इसलिए हैं क्योंकि बावली बाग का तो मुझे नहीं पता था, हस्तोनीस का हम वहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं। आपने किस तरह डिस्कवर किया ये सारा ये सब कुछ? बिकॉज वहाँ के तो हम भी हैं और कुछ डिस्कवरियां तो हमने भी की हैं। इंटरेस्ट है ना? हाँ, नो बट हाउ डिड यू, और ये एक्सेसिबल है टू पब्लिक, मतलब लोग जा सकते हैं इधर, ये किस तरह होता है? ये मैम जब आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो चीज़ें खुद ब खुद लिंक से लिंक जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं ना, अगर आप इनको एक्सप्लोर करना शुरू करें लाहौर के अंदर रहते हुए तो ये सारी आपस में लिंक हुई हैं। तो जब आप एक स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता होता है। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको सुनहरी मस्जिद की बात की, आप सुनहरी मस्जिद का और इसकी बैक साइड पर जो बावली बाग किसी दौर में एग्जिस्ट किया करता था उसका आपस में डायरेक्ट लिंक है। तो जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टोरी भी ओपन हो गई। तो इस तरीके से करते रहते हैं। फिर जाहिर सी बात है हम क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो काम कर रहे थे, फिर उनसे गाइडेंस ली जाती है। वो बता देते हैं कि वहाँ पे भी एक साइड है, वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे जाके भी एक्सप्लोर करो। और जो चुबुर्जी मैंने देखी आपकी तो नवाकोट की चुबुर्जी, वो नहीं हमने एक वो जो बड़ी चुबुर्जी है उससे तो सभी वाकिफ हैं, वो PIA प्लानिटेरियम होता था ना मेरा ख्याल है, क्या होता था उसके पास जो थी MAO कॉलेज के पास। नवाकोट की चुबुर्जी मैंने नहीं देखी इससे पहले, मैं आपकी वीडियो में देखी। ये कहाँ है एग्जैक्टली? ये अब्दुल्ला भाई अगर आप मोड़ समनाबाद आपने सुना होगा, मोड़ समनाबाद से अगर आप समनाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सनावर सेंटर है एक स्टार्ट में, उसके साथ ही गली में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसको थोड़ा सा अगर आप समझे ना तो ये एक पूरा एक नक्शा था, पूरा एक बहुत बड़ा बाग था यहाँ पे, जिसे ज़ेबुनिसा का बाग कहते हैं। और ज़ेबुनिसा के ऊपर भी एक अलग एक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं कभी आपको बताऊँगा। तो ये एक पूरा जिस तरीके से लाहौर में वो कहते हैं ना बागात का शहर था, तो ये बागात सिर्फ ये हमारा शालामार बाग नहीं था, इसी तरीके से एक बाग इससे पहले भी आता है। फिर ये ज़ेबुनिसा का बाग था जो बाद में फिर आबादी बढ़ गई तो उसी बाग के अंदर चीज़ें बनती रहीं। तो उनमें से इंक्रोच होते होते एंड पे आके जो है ना ये 2 से 3 आप इस समझ लें इस बाग के मोनूमेंट बचे हुए हैं, जिनमें से दो उसकी बुर्जियाँ हैं। एक उसका वो छोटा जो आप समझ लें छोटी चुबुर्जी जिसकी आप बात करें नवाकोट के अंदर एग्जिस्ट करती है वो मौजूद है। इसी तरीके से ज़ेबुनिसा जिसकी हम बात कर रहे हैं या उससे मंसूब एक मकबरा यहाँ पर है। फिर थोड़ा सा अगर आप चुबुर्जी क्वार्टर्स में चले जाएँ तो वहाँ पर भी एक इसी तरीके से एक आपको मोनूमेंट मिल जाता है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो किस हालत में, बिल्कुल साथ ये भी बताएं कि किस प्रिजर्व हो रही है, कुछ इनको रेनोवेट किया जा रहा है, काम हो रहा है। दूसरा ये लोकल्स का क्या रिस्पांस होता है, बिकॉज बड़े प्राइवेट लोग भी होते हैं, ऑल्दो लाहौरी तो बड़ा दिल खोल के और अपने घर के दरवाजे भी खोल देते हैं, बट कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो नहीं होगी कि टू मच टूरिज्म एंड नाउ दे आर डन विद इट? मैम जहाँ तक कंडीशन की बात है तो कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये है कि क्रेडिट देना चाहूँगा मैं कि अब काम शुरू हो गया, अब मामला बेहतर हो रहे हैं। अब इनको जो लास्ट में आप जिस वीडियो की बात करें उसमें भी मैंने बताया था कि वो चुबुर्जी को जो है वो इस वक्त प्रिजर्व कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं उसको। तो अब हालत जो है ना, जब से ये सोशल मीडिया आया मैंने ये देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अवेयरनेस आई है, अब डिपार्टमेंट भी इस तरफ आ रहे हैं। और दूसरा जो एक्सेस की है और लोगों की लोकल्स की जो बात है, देखिए जिंदा दिलाने शहर लाहौर के लोग हैं, लोग मुझसे ये DMs में भी पूछते हैं कि लोग हमें एक्सेस नहीं देते, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आपको उन लोगों से डील करना नहीं आता। अगर आप उनसे डील करना सीख लें, आपको पता हो कि उनसे बात कैसे करनी है। देखिए हमारे घर में कोई शख्स जो है कोई पुरानी हवेली में रह रहा है, कोई कैमरा लेकर आ जाएगा तो हम तो उसको लाइक नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट आके आपने वीडियो बनाना शुरू कर दें, हाँ अनकंफर्टेबल होंगे। तो उस चीज़ के लिए तरीकाकार यही होता है कि आप उनसे पहले बात करें, उन्हें ऑन बोर्ड करें। और कभी भी लोग बहुत बेसिक सी गलती करते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम यूट्यूबर
हैं या हम मीडिया पे बनाना चाह रहे हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना तो वो ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। तो आपको हमेशा अपने आप को, मैं भी आज अगर मीडिया पे भी काम करूँ तो मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपने आप को स्टूडेंट शो करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और जो मैं हूँ भी उस तरीके से अगर आप बात करें और फिर जाहिर सी बात है आप उनके लिए एलियन ना बने, उनकी तरह में जो उनका तरीक़ेकार है जिस तरीके से वो बात करते हैं वैसे बात करें, तो लोग बिल्कुल करते हैं, अपनी हवेलियाँ खोल देते हैं, जो मशहूर खाने की चीज़ें लेके जाते हैं, खुद वो तो हमें पता है ज़बरदस्ती हमने टिप्स दे दी। अब अंदरून लाहौर की या लाहौर की आपको पता है खाबे भी बहुत मशहूर है, जो चंद हमें पता है वो हलवा पूरी और वो जो तवा पीसेस वगैरह, कुछ इसके अलावा आपने खाने में भी कुछ डिस्कवर किया? आप खाने में डिस्कवर किया है, मसलन आप देख लें कि अंदरून लाहौर में एक पुराने दौर में एक हिंदू था, उसका नाम दास था, तो उसने एक डिश इंट्रोड्यूस करवाई थी दास कुलचा के नाम से। आप ये समझ लें कि सम हाउ ये जिस तरीके से हलवा पूड़ी फैमिली ही की एक डिश आप उसे कंसीडर करते हैं, हलवा पूड़ी भटूरे जिस तरह के होते हैं, तो ये उसी तरीके से डिश है। देखिए चीज़ें वही हैं, मसला अगर लस्सी की बात करें तो कुछ हमारे सोशल मीडिया लोगों ने जाके वो चंद एक ब्रांड्स जो हैं उनको फेमस कर दिया, अदरवाइज़ आप जिस अंदरून लाहौर की जिस दुकान पे खड़े होकर जो भी ट्राई कर लेंगे आपको उसका जो टेस्ट है वो पहले से डिफरेंट नज़र आएगा और पहले से ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। आप कभी अब्दुल्ला भाई आप और मैम दोनों लाहौर आए, इंशाल्लाह मैं आपको होस्ट करूँगा, मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि लाहौर में क्या क्या चीज़ें हैं खाने में और बिल्कुल, और हम आपके साथ टूर करके अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे, वील कैप्चर इट ऑन कैमरा कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं लाहौर के जो अभी तक आवाम की आंखों से ओझल हैं। थैंक यू साद, जाहिद फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। दास कुलचा फंस गई हूं मैं। अच्छा, और रंग महल के रंग महल के भटूरे, ओहो। अच्छा, आपको बताएं कि हर साल रमज़ान और मुबारक करीब आते ही मुल्क भर से भिखारी जो हैं वो कराची का रुख करते हैं। आई डिडंट नो दैट। और रवा बरस भी यही कुछ हो रहा है और ऐसे में सिंध पुलिस ने भिखारियों से निपटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी है। इससे पहले भी इतने ज़्यादा हैं तो और आएंगे, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली ट्रेवल बैक एंड फोर्थ होता है। आई डिडंट नो दैट। बिजनेस प्लान। हमारे साथी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर, वो हमें ज़रा तफसील बताएंगे इस बारे में। जी हुमा और अब्दुल्ला, जैसा कि आपको बताया रमज़ान उल मुबारक की आमद है और हर साल की तरह यहाँ पर भिखारियों की एक यलगार जो है वो आ गई है कराची में। ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाकों से जो है वो हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। DIG साउथ इरफान अली बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस को काफ़ी एक्टिव किया है। इरफान साहब बताइएगा, भिखारी आए हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा यानी कि हर साल की तरह वो होता है, तो क्या इकदाम पुलिस कर रही है? हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, जिसमें डिफेंस और क्लिफ्टन क्योंकि पोश इलाके हैं कराची के, तो ये भिखारियों की एक समझे कि टारगेट होता है इनका। और काफ़ी तादाद में यहाँ भी लोग आते हैं और इसमें ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। कुछ पॉवर्टी की वजह से भी डेफिनेटली इसमें लोग हैं, लेकिन बड़े इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिसेंटली इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी हमने FIRs दिए हैं और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एंटी बेगरी जो एक्ट है वो बड़ा ही कमज़ोर है, क्योंकि ये दूसरे दिन ही ये लोग छूट भी जाते हैं, बेल हो जाती है इनकी। हमने गुजारिश की है गवर्नमेंट से कि इस एंटी बेगरी यूनिट को एक सख्त कानून की तरह लेके आएँ वो लोग, और साथ ही में हमने जो एंटी बेगरी यूनिट बनाया हुआ है वो इसको कैटर फॉर करेगा। हम उनको और गिरफ्तारियाँ भी करेंगे इसमें, और इस यूनिट को हम बढ़ा भी रहे हैं, एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ताकि रमज़ान को हम हैंडल कर सकें और जो आम लोग हैं वो भिखारियों की यलगार से बच सकें। जी, पुलिस की जानिब से जैसे कि काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और कुछ गिरफ्तारियाँ पहले भी हुई हैं, कुछ मुकदमात की तादाद आप बता रहे थे, वो क्या अब तक की जा चुकी हैं? जी, अभी तक हमने 200 से ज़्यादा हमने FIRs दिए हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने फोकस किया है वो बच्चों के ऊपर किया है, जो बच्चों से गदागिरी करवाते हैं। जो बच्चों से गदागिरी करवाते हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया है, हमने कोर्ट्स के सामने उनको लेके गए हैं, और जिसकी वजह से बच्चों की गदागिरी जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि हमारा फोकस यही था कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसको कम से कम गदागिरी से हम उठाएं, उनको सड़कों से हम उठाएं, उनको रेस्क्यू करें, और इसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। लेकिन हमारा फोकस अब क्योंकि रमज़ान के ऊपर है, रमज़ान में गैंग्स जो है, ऑर्गेनाइज गैंग्स जो गदागिरी में मुलव्वस हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो आते हैं और लोगों को ये काफ़ी उसमें तंगी भी होती है, परेशानी भी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बाय द वे आपको पता है ना, जब बेगर्स की या जब इंक्रीज होते हैं और इस तरह जब थॉरोफेयर स्टार्ट हो जाती है तो स्ट्रीट क्राइम्स भी बढ़ते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हैं, और स्ट्रीट क्राइम पहले कौन सा काम है, तो कल भी हमारे एक साथी हैं, उनके साथ वही स्ट्रीट क्राइम हुआ। और ये जो हमारे चोर डाकू भाई हैं यार, ये पैसे चाहिए होते हैं या फ़ोन चाहिए होता है ना, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंसेस हैं, गाड़ी के कागज, मतलब आपको पैसे अगर निकाल के दे दे कोई तो आप उस पर इक्तफा कर लिया करो ना, पूरा पर्स छीनने की क्या ज़रूरत है।
मतलब कि लिटरली उसके बाद सारी चीज़ें जब उसके बाद फिर वो गाड़ी की चाबी भी ले जाते हैं आपसे कि ताकि आप कोई मूव अराउंड भी ना कर सके। मतलब अजियत में क्यों डाल रहे हो? अब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, हमें भी समझ आ गई है, और कोई आपके पीछे नहीं भाग रहा, किसी को इतनी परवाह नहीं है, सबको अपनी जान अजीज है। आपने गाड़ी की चाबी उठा के छीन ली या थोड़े से इनकी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, आई एम सॉरी, बहुत अजीब लग रहा होगा ये कॉन्वर्सेशन करते हुए, लेकिन थोड़े से रीजनेबल हो जाए। हाँ। एक समझौता कर लें। यू नीड द फोन, यू नीड द कैश, मतलब व्हाई आर यू टेकिंग ऑल द कार्ड्स एंड एवरीथिंग? वो एनआईसी और ये सब कुछ सब बनवाना कितना मुश्किल है। तो ऑलरेडी ट्रॉमा काफी नहीं है और आप सोचिए कि हम उस नहज पे आ गए कि हम यहाँ चोर डाकुओं से कह रहे हैं कि आप जरा रीजनेबल हो जाएं। हम क्योंकि कह के थक गए हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और आवाम को और शहरियों को महफूज बनाएं। मतलब इमेजिन द लेवल ऑफ Let us agree on some terms. एक अनसेट किस्म की अग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो चीजें आपको चाहिए we get it, we can't help it. It is tragic, yes. और ये बहुत अजीब लग रहा होगा, बात करें उस पे भी क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब सेफ सिटी प्रोजेक्ट वगैरह जब तक नहीं बनेंगे तो हमें ये डीलें ही करनी पड़ेंगी ना, और क्या कर सकते हैं। तो ये घरों से लोगों से रिक्वेस्ट करके दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखी जाती है। एक एसओपी तजवीज़ किया है चोर डाकुओं के लिए, वहीं हम दोबारा से गुजारिश करेंगे हुकूमत और पुलिस वालों से कि बराए मेहरबानी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है, एज इफ मेरी डूएबल है, फिर भी डीलिंग हो सकती है क्रिमिनल्स के साथ जो आप चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे को। ओके बाय।